Hello students, today I am going to discuss about the question which has been asked in the examination so that the student might solve these questions easily. आज मैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के पाठ्यक्रम के अंतर्गत वो प्रश्न के विषय में चर्चा करूंगा, उन प्रश्नों को डिस्कस करूंगा जिन प्रश्नों को एग्जामिनेशंस में पूछा जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको इसके पहले उसके सिलेबस पर मैंने चर्चा किया, सिलेबस में आपने देखा कि थियोरेटिकल एस्पेक्ट, क्लासरूम टीचिंग एंड कंटेंट स्पेसिफिकेशन। तो आपने जैसा कि पहला जो यूनिट था, पहला जो उसका कॉन्सेप्ट था वो थ्योरी से संबंधित था, मतलब कि जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट हैं उसमें मतलब कि जो सैद्धांतिक पहलू थे उस पर चर्चा की गई। उससे जो प्रश्न आएंगे उसमें आप किसी प्रकार से चेंज नहीं कर सकते हैं। जो प्रश्न पूछा जाएगा सटीक जो उत्तर उसका होता है वही लिखना, उसमें आप किसी प्रकार से मिला जुला के नहीं लिख सकते हो। तो इस प्रकार से जो क्लासरूम टीचिंग है उससे क्या प्रश्न किए जाएंगे और कंटेंट स्पेसिफिकेशन जैसा कि 3 कॉन्सेप्ट को मैंने बताया था। तो आज मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन मतलब एग्जामिनेशन में टेकअप किए जाएंगे उस पर चर्चा करेंगे। तो जो क्वेश्चन का जो मेथड होगा, उसकी जो मतलब काइंड्स होंगे, उसके जो पूछने का जो प्रोसीजर होगा वो इस प्रकार से होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑल क्वेश्चंस विल कैरी ओनली 25 मार्क्स। मतलब आपसे ये जो प्रश्न किया जाएगा मतलब कि अंग्रेजी विषय में वो क्या कहते हैं केवल और केवल 25 अंक का रहेगा। 1 घंटे की टाइमिंग होगी, 25 अंक का जो है आपसे प्रश्न किया जाएगा और वो जो अंक का निर्धारण होगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं और टाइम होगा 1 घंटे का। और ये जो प्रश्न होगा मतलब आपको पेपर होगा, प्रश्न पत्र होगा वो 7वां मतलब 7वां प्रश्न पत्र पूछा जाएगा, मतलब 7वां प्रश्न होगा। ये कहते हैं कि 7वां पेपर मान लीजिए आप लोग। तो इन द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चंस, फर्स्ट यूनिट विल बी डिपेंड ऑन द थियरी इट वॉज कंसिडर्ड एज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मतलब इसमें ये बताया गया कि जो पहला प्रश्न होगा मतलब आप इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा टेकअप वो किए रहेगा, सेटअप किए रहेगा कि पहले जैसे आप क्या कहते हैं प्रश्नों का उत्तर लिखने लगे, आपको ये ना समझ में आया कि हमको कैसे उत्तर देना है, तो जो आप लिखेंगे वो भी गलत हो जाएगा, उसकी गलत मतलब मार्किंग हो जाएगी, मतलब आपको सही से अंक नहीं मिलेगा। तो आप अपने दिमाग को सेटअप किए रहेंगे कि पहला जो प्रश्न होगा वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा। मतलब कि देयर विल बी 4 ऑप्शन ऑफ ए, देयर विल बी 4 ऑप्शन ऑफ ए रियल, देयर विल बी 4 क्वेश्चंस ऑफ ए आंसर। मतलब कि एक जो उत्तर होगा उसके 4 ऑप्शंस रहेंगे और उस ऑप्शन से आपको जो करेक्ट आंसर होगा उसको चूज करना पड़ेगा। तो द मेथड ऑफ क्वेश्चनिंग मतलब पूछने की जो प्रणाली होगी, मतलब क्वेश्चन करने का जो मेथड होगा वो होगा, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन होगा वो इस प्रकार से होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं ब्लैक बोर्ड पर मैंने लिखा है। जैसे इसमें कहा है कि व्हाट आर द 2 प्रोडक्टिव स्किल। मतलब ये पूछता है कि 2 जो है प्रोडक्टिव स्किल क्या हैं, मतलब कि लर्निंग के मतलब ज्ञान सीखने के प्रोडक्टिव स्किल क्या हैं। मतलब तो आपको ये ऑप्शन दिया रहेगा, जैसे इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन किया जाएगा और वो क्वेश्चन की संख्या होगी 5। पहला जो यूनिट होगा, पहला जो क्वेश्चन का जो तरीका होगा उसमें जो प्रश्न पूछा जाएगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। जैसे इसमें अगर पूछा जाए हु, जैसे प्रश्न और आप देख सकते हैं जैसे हु gave new method, न्यू मेथड ऑफ टीचिंग। मतलब ऐसे एक प्रश्न किया जा सकता है, मतलब जैसे ये प्रश्न है इसमें मैंने बताया कि 5 प्रश्न होंगे और 5 के जो वैकल्पिक उत्तर मतलब वो जो वैकल्पिक क्वेश्चन होंगे उसमें मतलब कि 4 प्रश्न रहेंगे और उसका एक रियल उत्तर भी दिया रहेगा
तो उस विकल्प, चारों विकल्प में से एक जो वास्तविक उत्तर होगा, जो सही सटीक उत्तर होगा, उसको आपको टेकअप करना पड़ेगा। जैसे इसमें हु गेव न्यू मेथड ऑफ टीचिंग, तो अब जैसे इसमें है डॉक्टर न्यू बेस्ट हैं, डॉक्टर MP बेस्ट हैं, या डॉक्टर जो भी हैं, 4 ऑप्शन रहेगा आपको ABCD का। तो ABCD का जो 4 ऑप्शन रहेगा उसी में से जो होगा, जैसे इसके होंगे डॉक्टर वेस्ट, जैसे डॉक्टर वेस्ट जो है इन्होंने क्या किया है, न्यू मेथड ऑफ टीचिंग, मतलब इन्होंने न्यू मेथड जो है वो क्या प्रोड्यूस किया है। तो इस प्रकार से इसमें जो होगा स्पीकिंग एंड राइटिंग, मतलब इसका जो प्रश्न होगा, मतलब ये जो प्रश्न होगा, प्रश्न होंगे व्हाट आर द 2 प्रोडक्टिव स्किल्स ऑफ टीचिंग, सो द द करेक्ट आंसर इज स्पीकिंग एंड राइटिंग। So such kind of questions will be asked in the examination. So the students should be alert to take up the questions and its answer correctly. Why? If you don't know about the questions method, so you can make any mistake to giving the answer of the questions. So I mean to say that such kind of questions which depends on वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मतलब कि मल्टीपल क्वेश्चंस या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन द फर्स्ट यूनिट, इन द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इन द फर्स्ट थ्योरेटिकल यूनिट। मतलब पहला जो प्रश्न होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। देखिए मैंने तो अभी आपको थ्योरेटिकल यूनिट के बारे में बताया था, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के बारे में बताया था कि वो बहुत लेंदी है, बट द क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन वेरी शॉर्ट व्यू, इन वेरी टेक्निकल व्यू। मतलब कि ये बहुत है तो बहुत लंबा, लेकिन प्रश्न कैसा किया जाएगा कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, कि मतलब आप थोड़ा सा उसको पढ़ लेंगे तो उसमें जो भी क्या कहते हैं न्यू जनरेशन है, जो भी नई नई चीज़ें हैं, उसको आप अपने दिमाग में रखेंगे और उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। मतलब कि जो उसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, उसकी जो थियरी है, उसका जो मतलब कि जो पाठ्यक्रम है वो बहुत ही लेंदी है, लेकिन प्रश्न उससे बहुत सरल सरल किए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो पहला यूनिट होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होगा वो इस प्रकार से रहेगा कि वो मल्टीपल क्वेश्चंस रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेगा। अब हम आते हैं दूसरे में। दूसरा जो होगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब इसको कहते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। मतलब सबसे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, मतलब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, मतलब अति लघुत्तरीय, बहुत सूक्ष्म, बहुत छोटा सा, बहुत तुच्छ, मतलब कि उसमें जो है आंसर रहेगा। मतलब कि कैसे, जैसे देख लीजिए आप। तो ये जो होगा, अब देखिए जैसे मैंने उसमें बताया था 3 यूनिट होंगे। पहला होगा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, उसमें थ्योरेटिकल यूनिट से पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, और दूसरा मैंने बताया था क्लासरूम टीचिंग। क्लासरूम टीचिंग के अंतर्गत आपने देखा था कि स्टूडेंट्स को कैसे क्लास में कौन कौन चीज़ें दे करके किस प्रकार के क्वेश्चन से रेज करवाए जाएंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से क्लासरूम टीचिंग के अंतर्गत अति लघुत्तरीय क्वेश्चन के अंतर्गत इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए जैसा कि मैंने उस दिन चर्चा किया था, आई हैव डिस्कस ऑन दैट डे व्हेन आई एम डिस्कसिंग अबाउट द सिलेबस of your English BTC second semester. So I have told you many times there are some topics which has been asked. The questions should be related. The questions will be related from these topics. The topics are very easy. पहला है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। जैसा कि मैंने उस पर चर्चा किया था कि ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो होता है ये बहुत सरल है। ये वाक्य परिवर्तन का एक नियम है। यदि हम अभी चर्चा करेंगे तो मतलब बताएंगे आपको कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनाने की क्या पद्धति है। तो इस प्रकार का मतलब छोटा सा जो क्वेश्चन होगा, जैसे इसमें अगर ऐसे किया जा सकता है, जैसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा आपको थोड़ा सा हम चर्चा करके बता रहे हैं। जैसे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की क्या चर्चा करते हैं। जैसे है ही, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कितना सरल रहेगा। ही रीड्स ए बुक, मतलब ये देखिए ये क्वेश्चन है, मतलब ये एक प्रश्न है। ही रीड्स ए बुक, यहाँ पर लिखा रहेगा चेंज इनटू या केवल पैसिव वॉइस लिखा रहेगा, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ये पद्धति होगी क्वेश्चनिंग की, मतलब प्रश्न पूछे जाने की ये पद्धति होगी। जैसे इसमें लिखा रहेगा चेंज इनटू पैसिव वॉइस, मतलब इसको पैसिव वॉइस में बदलिए, या केवल और केवल लिखा रहेगा पैसिव वॉइस में कर दीजिए। चेंज इनटू हो सकता न लिखा रहे, मतलब कि पूछने का भी जो तरीका होगा वो बहुत ही सरल होगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो यदि आपने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस थोड़ा सा पढ़ा है तो आप इसको बहुत आसानी से कर लेंगे।
वैसे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस जो होता है वो 8 टेंस का बनाया जाता है, मैं आपको बताऊंगा। तो पहले उसके पहले कॉन्सेप्ट में जैसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा इसको आप समझने की कोशिश करिए। तो जैसे है कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, तो इस प्रकार से ये लिखा रहेगा, वाक्य लिखा है और उसको आपको पैसिव वॉइस में बना दीजिए। या कभी कभी द मेथड ऑफ क्वेश्चनिंग विल बी इनडायरेक्ट, मतलब कि इनडायरेक्ट पोजीशन, मतलब कि अप्रत्यक्ष ढंग से पैसिव वॉइस लिखा रहेगा और वो एक्टिव वॉइस में चेंज करने के लिए पूछ सकता है। मतलब कि दोनों पद्धति होती हैं। तो यदि आप चेंज करना जानते हैं या चेंज मतलब पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस जानते हैं, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जानते हैं, दोनों के अगर आप चिन्हों को, दोनों के सहायक क्रियाओं को अगर आप जानते रहेंगे बहुत आसानी से बना। जैसे मैं आप हल करके बता दे रहा हूँ। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का मतलब होता है कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य, मतलब जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, जैसे मैंने चर्चा किया था उस दिन। तो जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता द्वारा कार्य को संपन्न किया जाता है, वो होता है एक्टिव वॉइस। और जिसमें कर्म की प्रधानता होती है, कर्म द्वारा सारा कार्य संपन्न किया जाता है, वो होता है पैसिव वॉइस। तो इसको आप सामान्य से क्या करेंगे, यहाँ इसको जो ये कर्म है इसको इधर ले आ देंगे, तो हो गया ए बुक। अब जो पैसिव वॉइस होती है उसकी 3 सहायक क्रिया होती है, इज, एम, आर, और ये पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया है, ना कि एक्टिव वॉइस की। और जो एक्टिव वॉइस होती है उसकी सहायक क्रिया होती है डू, डज। अक्सर इसका जो प्रयोग होता है, इसका जो प्रयोजन होता है वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में ये देखा जाता है, और यहाँ सामान्य वाक्य में मतलब सिंपल सेंटेंस में, अफर्मेटिव में, पॉजिटिव में ये नहीं आता है। तो ए बुक इज एक वचन चुकी है, रेड थर्ड फॉर्म हो गया, एक एजेंट आता है, इसके बाद कर्म का कर्ता आ जाएगा, इस प्रकार से। तो मैंने आपको बताया कि जो यूनिट सेकंड होगा, जो दूसरा टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब दूसरे बिंदु पर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो होगा अपिलौतरी। इट वाज आल्सो, इट डिपेंड ऑन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब इसके इतने छोटे आंसर होंगे, मतलब एकदम बहुत सरल होंगे। तो इस प्रकार से इसमें कितने यूनिट मतलब कितने चैप्टर्स पूछे जाएंगे उसको मैंने आपको बताया। तो पहला चैप्टर तो जो था जैसे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, दूसरा होगा डिग्री कंपैरिजन, जैसे मैंने बताया था कि डिग्री के 3 रूप होते हैं, एडजेक्टिव या एडवर्ब की 3 अवस्थाएं होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो इस प्रकार से जैसे अगर पॉजिटिव डिग्री में वाक्य रहेगा जैसे ही इज एज गुड एज हिज फ्रेंड, में जैसे पॉजिटिव डिग्री हो गई, तो उसको जो है कंपैरेटिव में पूछ सकता है, क्या कहते हैं सुपरलेटिव में पूछ सकता है, इस प्रकार से। और इसके बाद जैसे ये तीसरा जो चैप्टर होगा, मतलब ये संभावित चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब इसमें चैप्टर और रिलेटेड हैं। आई हैव टॉट यू अबाउट ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड हैव फोकस्ड ऑन मेजर चैप्टर्स विच आर रिलेटेड योर पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब मैंने उस पर भी फोकस किया है जो मेजर चैप्टर हैं। मतलब जैसे उसमें क्या होता है कि जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, और इसके बाद उसमें एडजेक्टिव पूछा था, जैसे प्रोनाउन में डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पूछा था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पूछा था, नंबर एंड क्वांटिटी प्रोनाउन पूछा था। तो इस प्रकार से जरूरी नहीं है कि केवल बस मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच में बता दिया, तो इसमें 8 पर आप फोकस किए रहे, 8 को आप जानते रहेंगे तभी इसको कर पाएंगे। जैसे पॉइंट आउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे कोई क्वेश्चन कर दिया है, कोई क्वेश्चन जैसे पूछा, सपोज दैट आई मेट, देखिए आई मेट ए बॉय, जैसे ये वाक्य लिखा है। अब इसमें वो पूछेगा, क्या पूछ सकता है आपसे, इसमें नाउन कहाँ है। तो मैं एक लड़के से मिला, ये जो ए बॉय है या बॉय जो है ये नाउन है। तो इस प्रकार से ये पूछा जाएगा। जैसा कि इसमें मैंने बताया कि डिग्री कंपैरिजन में इंटरचेंज ऑफ डिग्री, मतलब पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। एंड फोर्थ पॉइंट इज राइट वन वर्ड, मतलब जैसे एक क्वेश्चन होगा कि जैसे इसमें एक क्वेश्चन दिया है, आप देख सकते हैं, मैं अभी चर्चा कर रहा हूँ आपसे कि वन हु नोज मेनी लैंग्वेज। देखिए जैसे इसके बारे में राइट वन वर्ड, मतलब कि अनेक जो शब्द होंगे, एक सेंटेंस होगा उसका एक शब्द आपको लिखना होगा। राइट वन वर्ड मतलब वन हु नोज, जैसे हो गया वन हु नोज मेनी लैंग्वेज। ये देखिए इस प्रकार से जो ये उत्तर है, एक प्रकार से ये उत्तर है, इसका सब्स्टिट्यूट करना है आपको। मतलब ये जो मतलब लिखा है, जो अनेक भाषाओं को जानता है उसको क्या कहता है। तो इसमें पॉलीग्लॉट शब्द आता है कि बहुभाषी, मतलब उसको कहते हैं पॉलीग्लॉट। मतलब वो जो ये उत्तर आएगा वो होगा पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट मतलब बहुभाषी, मतलब कि जो ज़्यादा भाषाओं को जानने वाला होता है उसको, मतलब राइट वन वर्ड के अंतर्गत इस प्रकार से आएगा। ठीक है।
तो इस प्रकार से हम आप चलते हैं जो अगला चैप्टर, चेंजिंग सेंटेंस विथ इट्स वर्ब। मतलब अब इस प्रकार का और एक क्वेश्चन होगा, जैसे इसमें मतलब कि आपको भी टेंस की इसमें जो है टेंस बदलने की बात नहीं आएगी, अब इसमें आएगी वर्ब बदलने की बात। जो वर्ब बदलने की बात आएगी, मतलब कि जो वाक्य होंगे उसमें वर्ब आप बदलेंगे तो वो ऑलरेडी जो है एक टेंस से दूसरे टेंस में चला जाएगा। लेकिन इसमें जो है कि चेंजिंग सेंटेंसेज है, मतलब चेंजिंग टेंसेज नहीं बोल रहा है, लेकिन आप ध्यान देंगे कि मतलब एक वर्ब को दूसरे वर्ब में जब आप कन्वर्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है, उसको सेकंड में लिखेंगे तो ऑलरेडी वो चला जाएगा पास्ट टेंस में। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है चेंजिंग सेंटेंसेज विथ इट्स वर्ब, और वो प्रेजेंट और पास्ट को इंडिकेट इसलिए मैंने किया है कि वर्ब अगर आप बदलेंगे तो टेंस अपने आप बदल जाएगा। लेकिन यहाँ टेंस कंसीडर करने की बात नहीं करते हैं, यहाँ वर्ब कंसीडर करने की बात करते हैं। हम आपको लिख करके थोड़ा सा समझा रहे हैं। I mean to say that change in sentences with its verb, जैसे यहाँ पर है I write a letter, suppose that it is a sentence, so it is asking that change into second verb for second forms of verb। मतलब अब ये कह रहा, देखिए अब ये नहीं कह रहा है कि चेंज इनटू पास्ट टेंस। ध्यान दीजिएगा, उसके क्वेश्चन करने का जो तरीका रहेगा वो कैसे रहेगा। आई राइट ए लेटर, अब जैसे अगर मैं ये कहूँ कि इसको जो है आप पास्ट टेंस में लेके चले जाओ तो भी वही उत्तर आएगा। अगर इसको मैं ये कहूँ कि इसका सेकेंड फॉर्म यूज कर दीजिए तब भी वही उत्तर आएगा। लेकिन जो क्वेश्चन है वो क्या कहते हैं कि बहुत स्टैंडर्ड, मतलब कि बहुत छोटे लेवल का है। मतलब कि वर्ब के सेकंड फॉर्म की रिक्वायरमेंट हो रही है, न कि टेंस को पास्ट टेंस में बदलने के लिए, जबकि आंसर वही आएगा। तो जैसे अगर आप यहाँ देखें दो प्रकार के क्वेश्चन होंगे, जैसे अगर ये आ गया और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इसका आप सेकेंड फॉर्म लिखिए। तो जब आप सेकेंड फॉर्म की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पर सेकेंड फॉर्म तो आप लिख देंगे आई रोट ए लेटर, वो भी हो गया पास्ट टेंस में। हो सकता है केवल और केवल इसमें जो वर्ब आया है उसका केवल सेकेंड फॉर्म पूछेगा, इधर लेटर लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा, इधर आई लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा, ऐसे क्वेश्चन नहीं करेगा। सो आई मीन टू से दैट द फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी चेंज इनटू फर्स्ट फॉर्म इनटू थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो चेंजिंग सेंटेंसेस विथ इट्स वर्ब, मतलब आप इसको समझ गए होंगे कि क्रिया को, मतलब कि जो सेंटेंस होती है उसकी क्रिया को बदलना, मतलब चेंजिंग सेंटेंसेस विथ इट, मतलब उसकी क्रिया को आपने बदला। राइट को आपने क्या लिखा, रोट लिखा। सो आई मीन टू से दैट देयर इज नो चेंजिंग ऑफ टेंसेज, इट इज ओनली चेंजिंग ऑफ फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, मतलब कि क्रिया के रूप का यहाँ परिवर्तन किया गया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन होगा, और ये किससे क्वेश्चन रहेगा, रिलेटेड रहेगा सेकेंड यूनिट से और अति लघुत्तरी जो प्रश्न पूछा जाएगा उससे। तो इस प्रकार से आई मीन टू से दैट देयर आर मेनी चैप्टर्स विच आर रिलेटेड टू द सेकेंड यूनिट वेयर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। इस प्रकार से मैंने ये बताया कि जो दूसरा यूनिट होगा, मतलब 3 यूनिट में पूछा जाएगा प्रश्न। जैसा कि आप देखते जा रहे हैं कि कितने ये 5 अंक का होगा और ये 6 अंक का होगा। और ये जो कंटेंट स्पेसिफिकेशन है जिसमें आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है, टेंस है, लेसन प्लान है, लेटर है, ऐसे वगैरह है, वो इससे पूछा जाएगा। तो अभी हम इस पर चर्चा कर रहे थे कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डिपेंड ऑन सम चैप्टर्स विच आर रिलेटेड टू द पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड द चेंजिंग फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स and active and passive voice. So I want to discuss in the third unit which is related to content specification. अब हम आपको जो है कंटेंट स्पेसिफिकेशन के अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको बता रहे हैं, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन होंगे उनकी संख्या ज़्यादा होगी। 14 क्वेश्चन, मतलब कि 14 अंक से होंगे ये, मतलब कि 2-2 नंबर के जो प्रश्न किए जाएंगे वो हमको लगता है 7 होंगे। इस प्रकार से अब हम इस पर चर्चा करते हैं, आप देखते रहिए कि वो कैसे होगा। इस प्रकार से आप
पूरे यूनिट को पूरे क्या कहते हैं कि जहाँ से क्वेश्चन आएगा उसको आप समझ लीजिए, और इसके बाद मैं एक एक चैप्टर को डिटेल करके आपको समझाऊंगा ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आए। क्योंकि देखिए जो बुक्स है, जो टेक्स्ट बुक है, उसमें थोड़ा सा लेंदी कोर्स है। लेंदी कोर्स इसलिए हुआ इसमें बताया जाता है कि जब आप ज़्यादा चीज़ों को पढ़े रहेंगे तो कम चीज़ों का आंसर देने में आपको आसानी होगी। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट 3 यूनिट विच विल बी आस्क्ड एज ए कंटेंट स्पेसिफिकेशन। देखते रहिए। सो अंडर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आर अंडर कंटेंट स्पेसिफिकेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि थर्ड जो यूनिट होगा वो कंटेंट स्पेसिफिकेशन विशेष वर्णन के अंतर्गत, जैसा कि आपने अपने सिलेबस में कंटेंट स्पेसिफिकेशन नाम का जो चैप्टर है उससे आप जो रिलेटेड प्रश्न होगा वो ये होगा। मतलब कि थर्ड यूनिट जो होगा वो थोड़ा सा लेंदी होता है। उसमें जैसे ऐसे है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट है, लेटर और एप्लीकेशन है, कंप्लीट स्पेलिंग है, डिफाइन नाउन है, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच, करेक्ट द सेंटेंसेज। अब देखिए थोड़ा सा हम आपको यहाँ पीछे फिर ले जाना चाहते हैं। जैसे इसमें है कि चेंजिंग सेंटेंसेज विथ इट्स वर्ब। अब देखिए यहाँ जो क्वेश्चन था, जैसे कि मैंने आपको बताया, थोड़ा सा पीछे चलिए आप देखते हैं, राइट को आपने रोट में बदल दिया। मतलब वो रिक्वायरमेंट यहाँ पर क्या थी कि फर्स्ट फॉर्म का जो वर्ब है वो सेकंड फॉर्म में ले जाइए, तो यहाँ आपने राइट को रोट में बदल दिया। अब यहाँ पर केवल और केवल मतलब सेंटेंस में आए हुए क्रिया की सेकंड फॉर्म की रिक्वायरमेंट थी। अब देखिए यहाँ उसी को दूसरे प्रकार से एक प्रश्न कर रहा है, चेंजिंग सेंटेंसेज, आई एम सॉरी, डिफाइन नाउन, कंप्लीट स्पेलिंग, हाँ, करेक्ट द सेंटेंसेज। अब देखिए यहाँ पर जैसे एक वाक्य दे देगा और उस वाक्य में वर्ब गलत है कि ऑब्जेक्टिव वर्ब गलत है कि नाउन गलत है, सब्जेक्ट गलत है, इसकी रिक्वायरमेंट होगी। मतलब हूबहू ऐसे ही प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन इसके पूछने का जो मेथड होगा ये दूसरे प्रकार का होगा। और उसके पहले जो है वो क्या है, चेंजिंग सेंटेंसेज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। अब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहा था, इसमें फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म, मतलब कि इसमें सारा जो फोकस था वो वाक्य में जो क्रिया थी उस पर था, और इसमें वाक्य की क्रिया पर फोकस नहीं होगा। इसमें जैसे आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, जैसे होगा ही गोज टू स्कूल। अब ये प्रश्न है, मतलब कि इट इज ए काइंड ऑफ सेंटेंस, इट हैज बीन चेंज्ड into negative or interrogative, so the verbs and the helping verbs of the sentence will be changed with its rules। मतलब कि अपने नियम के अनुसार। अब जैसे इसमें अगर रिक्वायरमेंट हो जाए कि आप इसको जो है निगेटिव बनाइएगा, अब इसमें कह रहा है कि निगेटिव सेंटेंस को इसमें बनाइए, तो जब आप निगेटिव सेंटेंस बनाने जाएंगे तो देखिए ये भी इंटरचेंज है, ये भी इंटरचेंज था, लेकिन इसका मेथड दूसरा है, इसका मेथड दूसरा है। तो इसमें आप क्या कर देंगे, ही, अब डज नॉट आएगा, ही डज नॉट गो टू स्कूल। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो सेकंड यूनिट होगा उसमें जो क्लासरूम टीचिंग होगी उसके जो क्वेश्चंस होंगे वो थोड़ा सा इजी हैं, और इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट इसलिए हैं क्योंकि इसमें 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं। तो 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन हैं उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, थोड़ा सा उलझाने वाली बात आती है। अब यहाँ अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो सीधे, अगर आप जैसे आपको जानकारी नहीं है, ही गोज टू स्कूल, ही गोज नॉट अगर आप कर देते हैं तो वाकई गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, करेक्ट हेल्पिंग वर्ब ऑफ ए सेंटेंस ऑफ ए टेंस विल बी शुड बी चेंज। मतलब कि करेक्ट मतलब जो सही सहायक क्रिया है वो चेंज होनी चाहिए। तो इस प्रकार से कंटेंट स्पेसिफिकेशन के अंतर्गत, विशेष वर्ण के अंतर्गत इतने चैप्टर पर आपको फोकस करना है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, और अति लघुत्तरी क्वेश्चन होंगे, लघुत्तरी। तो आप लघुत्तरी में देख रहे हैं, लघु का मतलब होता है थोड़ा सा लिखने वाला, अति मतलब कि लघु से भी छोटा। तो अब जैसे इसमें आ रहा है कि डिफाइन नाउन। अब डिफाइन नाउन का मतलब ये नहीं कि मैं डिफाइन नाउन बता दिया, इसके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो मतलब प्रकार होते हैं, काइंड्स होते हैं, देयर आर 8 काइंड पार्ट्स ऑफ स्पीच। So among them one part of speech will be defined
मतलब कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि 8 में से किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो अंग है, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच का कोई भी भाग है, उसका डिफिनेशन होगा, उसका एग्जाम्पल्स होगा। जैसे यहाँ कहा जाए, जैसे लिखा है कि डिफाइन नाउन, ऐसे हो सकता है गिव द एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन्स, मतलब कि नाउन के कुछ उदाहरण दीजिए। गिव एग्जाम्पल्स ऑफ वर्ब, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन एटसेट्रा। सो द थर्ड क्वेश्चन will depend about the definition, about the identification, about the examples. So such kind of question will be asked. Suppose that noun is the name of person or place. Noun is the name of, जैसा कि आप जानते हैं, प्लेस, पर्सन एंड थिंग। ये बहुत सरल सी परिभाषा है, एक लाइन में आप जो है इसको याद कर सकते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब इस प्रकार से ऐसा पूछा जा सकता है कि आप जो है उसका एग्जाम्पल दीजिए। तो जैसे यहाँ राम है, श्याम है, मोहन है, ये नाउन का एग्जाम्पल है। सो अगेन कंप्लीट स्पेलिंग, जैसे होता है बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स होती हैं जो जिसमें कभी कभी जो है अशुद्धियाँ आ जाती हैं लिखने में, तो उस प्रकार की स्पेलिंग, जैसे यहाँ पर अम्ब्रेला होता है UMBR, अब यहाँ छोड़ दीजिए LA। हाँ, दूसरा एग्जाम्पल देते हैं छोटा सा, जैसे एलिफेंट लिखा है, देखिए पूरा लिख देते हैं तब आप देखिए। अब जैसे एलिफेंट है यहाँ पर, तो अब एलिफेंट में जैसे क्या होगा, एक वो साइलेंट हो गया यहाँ, और आप ध्यान दीजिएगा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इस प्रकार उसमें चिन्ह होंगे। यदि ये एक चिन्ह रहेगा तो आप ये जानिएगा कि एक लेटर आएगा, दो चिन्ह रहेगा तो दो लेटर आएगा। इसको ध्यान दीजिएगा। कभी कभी आपको स्पेलिंग में फॉल्ट होती है तो आप नहीं समझ पाते हो तो दो वर्तनी उसमें डाल देते हो, तो इसलिए आप ध्यान दीजिएगा कि ये चिन्ह बने रहेंगे। एक चिन्ह रहेगा तो इसका मतलब एक लेटर उसमें लिखा जाएगा, दो चिन्ह रहेगा तो इसका मतलब दो जगह रहेगा तो 2 लेटर, एक जगह रहेगा 1 लेटर। ठीक, तो इस प्रकार से आपका हो गया कंप्लीट स्पेलिंग। कई प्रकार की स्पेलिंग मतलब की मीनिंग पूछी जा सकती है, उसमें जो है साइलेंट रहेगा, स्पेल्ट रहेगा, मतलब उसको आपको कंप्लीट करना होगा। ये तो बहुत सरल है, लेकिन बट इफ़ यू नो अबाउट एनी काइंड ऑफ, आई हैव टोल्ड यू अंडर योर इन योर सिलेबस देयर आर 75 there are 75 word meaning should be ready, should be completed by the students। मतलब कि उसमें 750 मीनिंग की बात करता है, पीछे आपको मैंने समझाया है। तो कम से कम उतना आप जानते रहिए, फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के 4th तक। जैसा कि आप जानते हैं कि DLED के सेकंड सेमेस्टर में आपकी अंग्रेजी है और 4th में है, तो मतलब टोटल के लिए बताया जाता है कि उसमें 750 मतलब 750 वर्ड मीनिंग आपको तैयार रहना चाहिए, वर्ड पावर मीनिंग मतलब। अच्छा, अब आ गया नेक्स्ट बिंदु है, नेक्स्ट पॉइंट, लेटर ऑफ आर एप्लीकेशन। जैसा कि लेटर आर एप्लीकेशन मतलब कि लेटर और एप्लीकेशन लिखने के आपको तरीके मालूम होने चाहिए कि लेटर किस टॉपिक पर पूछ रहा है, किस टॉपिक पर एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट हो रही है, किस टॉपिक पर मतलब कि वो पूछा जाता है, तो उसको आप लिखें। जैसा कि आपको द नेचर ऑफ लेटर, द नेचर ऑफ एप्लीकेशन, यू नो आई हैव टोल्ड यू इन द एक्सप्लेनिंग इन द डिस्कसिंग ऑफ ऑल चैप्टर, मतलब कि मैं सारे चैप्टर को बताते समय आपको बताऊंगा। इस पर थोड़ा सा मैं चर्चा कर रहा हूँ कि लेटर और एप्लीकेशन में क्या अंतर था, थोड़ा सा शॉर्ट में आप देख लीजिए। सो द फॉर्मेशन ऑफ लेटर राइटिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन राइटिंग शुड बी एज इट इज। देखिए, हम आपको एप्लीकेशन का फॉर्मेशन बताते हैं। टू द, आप देखिएगा किस प्रकार से लिखा जाता है। प्रिंसिपल SYNMIC और कानपुर VT इलाहाबाद। अब देखिए ये जो तरीके होते हैं ये ऐसे, अब यहाँ पर आप लिखेंगे सर, इसके बाद आप अपना डिटेल लिखेंगे। आई रेस्पेक्टफुल्ली से दैट, मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ कि,
ये तरीका होता है एप्लीकेशन का। आपने जो हेड टाइटल दिया है वो किस तरफ है, वो लेटर साइड मतलब कि लेफ्ट साइड है। आप देखिए मतलब कि जो एप्लीकेशन के जो तरीके होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं, मतलब वो बाएं तरफ होते हैं। द इंट्रोडक्शन और द इंट्रोडक्शन whom which is given in an application, it should be written on the left side. The introduction or the address where you are addressing this application. So the address of the application or the nature of the application should be written in the left side. मतलब ये तरीके होते हैं कि उसको एड्रेसिंग जो किया जाता है वो बाएं तरफ लिखा जाता है, और जो लेटर होते हैं उसके ठीक उल्टे मतलब उसके ठीक विपरीत डायरेक्शन होते हैं। आप देखिए लेटर के जो स्वरूप होते हैं वो ऐसे लिखे जाते हैं। जैसे आपने यहाँ पहले यहाँ आप लिखेंगे 2/15 सपोज दैट टीपी नगर कानपुर। ये इट इज ए फॉर्मेशन ऑफ द लेटर। सो अब आप यहाँ लिखेंगे डियर अनुज, जो भी नाम है। अब यहाँ आप शुरू करेंगे नोविंग दिस न्यूज दैट यू हैव, अब आप जो है मेंशन कर रहे हैं, यू हैव पास्ड योर एग्जामिनेशन। I mean to say that the system of letter and the system of application should be in this formation written by the students। मतलब इस फॉर्मेशन के अंतर्गत लिखा जाना चाहिए। मतलब जो लेटर होता है उसका जो एड्रेस होता है मतलब कि नोट के मतलब वर्णन किए जाने वाला मतलब कि लिखा जाने वाला जो पता होता है वो दाहिने तरफ होता है, और जो एप्लीकेशन होता है उसका एड्रेसिंग मतलब जो एड्रेस होता है मतलब कि मतलब वर्णन किए जाने वाला जो पता है जिसके पते पर आप एप्लीकेशन भेज रहे हो वो बाएं तरफ होता है। तो दीज आर डिफरेंशियल पॉइंट बिटवीन लेटर एंड एप्लीकेशन। सो इट इज रिक्वायरमेंट ऑफ लेटर और एप्लीकेशन। मतलब यहाँ पर लेटर और एप्लीकेशन मतलब कि पूछे जा सकते हैं कि आप एक इस टॉपिक पर लेटर लिखिए, इस टॉपिक पर एक एप्लीकेशन लिखिए, जैसे फीस कंसेशन के लिए एप्लीकेशन लिखिए, लेटर टू द वाटर विच हैज़ बीन द फ्लड विच हैज़ फार्म्ड इन इट्स फेटल फॉर्मेशन। मतलब कि जैसे ये है, और क्या कर सकते हैं कि गिविंग एनी काइंड ऑफ न्यूज on the edition of Amar Ujala, on the editor of Amar Ujala, on the producer of Amar Ujala, Aaj Dainik. So these are many kinds of letterhead. So and the next point is related to the chapter direct and indirect. So this direct and indirect, it is a kind of method of changing sentences. ये भी एक वाक्य परिवर्तन का ही नियम है। इसका थोड़ा सा डिटेल हम आपको बताने जा रहे हैं, और इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि और लास्ट में जो होता है वो ऐसे मतलब एक निबंध होता है, जिससे वो टॉपिक किसी प्रकार का हो सकता है, जैसे पोल्यूशन है, करप्शन है, डोगरी है, एंड साइंटिफिक एडवांटेजेज है, मतलब कि विज्ञान से लाभ हानि, तमाम प्रकार की चीज़ें टॉपिक होती हैं। तो इस पर जो है हम अभी चर्चा करते हैं। उसके पहले हम आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात बताते हैं। तो जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट होता है वो 5 सेंटेंस का बनाया जाता है, जैसा कि मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। पहले उसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ, आप सुन लीजिए। देयर आर 3 sentences which can be easily changed into indirect narration. फर्स्ट है assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, explanatory sentence और optative sentence. These sentences will be changed into indirect narration, indirect speech. What are difference between narration and speeches? So the high school level is called sentences, direct and indirect sentences, direct and indirect speeches, and the higher level मतलब कि 11th and 12th level is called also narration. दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। जो हाई स्कूल
तक लेवल तक जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो चैप्टर बताया जाता है उसमें ऑब्जेक्टिव सेंटेंस नहीं रहता है, क्योंकि वो उसके जो है कोर्स में, उसके सिलेबस में नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन की बात आती है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की बात आती है। तो इसको हम बताना चाहेंगे कि ये जो है कभी कभी इसमें जो क्वेश्चन किया जाएगा वो इस प्रकार से रहेगा कि इसके मतलब कि आइडेंटिफिकेशन को पूछा जाएगा, इसके मतलब कि जो इसकी जो पहचान होती है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में है कि नहीं है, इसमें कौन करता है, कौन कंजक्शन है, किस वाक्य में जाएगा, दूसरा वाक्य किस में है, इस प्रकार से। तो हम इसके पहले चर्चा करते हैं। आई मीन टू से दैट द काइंड्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मैं आपको लिखवा देता हूँ, आप उसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ताकि उन सेंटेंसेज को आप जानते रहिए जो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंतर्गत आते हैं। आई मीन टू से दैट these are only 5 sentences which can be changed into indirect narration. So there are 5 sentences which are related to direct and indirect narration. First is assertive sentence, and second is interrogative sentence, and third is imperative sentence, and fourth is explanatory sentence, and 5 is optative sentence. So, under assertive sentence, there are many rules which can be learned to change direct narration or direct speech into the indirect speech. So, under assertive sentence, there is a conjunction named that, जैसा कि आप जान लीजिए, इसके अंतर्गत वैसे आप अभी डिटेल में हम बताएंगे आपको, लेकिन असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत जो है वो क्या कहते हैं कि कंजक्शन दैट आता है। जैसे कि आप थोड़ा सा एक एग्जांपल हम देते हैं, आई सेड टू हिम, आई एम गोइंग टू स्कूल। ये जो है ये डायरेक्ट नरेशन है। मतलब कि जो डायरेक्ट नरेशन है उसके 2 पार्ट होते हैं, आप थोड़ा सा इसमें शॉर्ट में समझ लीजिए। इसमें जो 2 पार्ट होते हैं, पहला होता है रिपोर्टिंग वर्ब, थोड़ा सा इसको इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं, और दूसरा जो होता है वो होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो इस प्रकार से जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का जो नेचर होता है वो इस प्रकार से है। मतलब कभी आप असर्टिव सेंटेंस, इसको मैंने बताया कि ये 5 प्रकार के सेंटेंसेस को इंटरचेंज किया जा सकता है, और ये जो वाक्य है ये डायरेक्ट नरेशन का वाक्य है। तो इस प्रकार से डायरेक्ट नरेशन के वाक्य को जब आप इंटरचेंज करने लगेंगे, इनडायरेक्ट में ले जाने लगेंगे, तो उसके 5 प्रकार से आप उसको बदल सकते हैं। तो 5 प्रकार से बदल देंगे तो उसमें 5 प्रकार के जो वाक्य हैं उसके आइडेंटिफिकेशन अलग अलग हैं। मतलब कि ये जो मिलता रहेगा, क्योंकि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये सभी की रिपोर्टिंग वर्ब एक ही रहेगा, मतलब एक समान होगा, चाहे इंट्रोगेटिव हो, इम्परेटिव हो, एक्सप्लेनेटरी हो और ऑब्जेक्टिव हो। लेकिन उसका जो रिपोर्टेड स्पीच होगा, मतलब उसका जो फॉलोवर होगा वो अलग अलग होगा। जैसे मैं आपको लिख करके बता दे रहा हूँ, आप जान लीजिए, इसके बाद मैं जो है डिटेल से बताऊँगा। जैसे अब वो तो वही रहेगा, जैसे होगा आर यू गोइंग टू स्कूल। अब इसमें देखिए ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव। अब इसी को अगर इसमें लिखेंगे इम्परेटिव में तो हो जाएगा जैसे गो फॉरवर्ड, फुल स्टॉप, डबल कॉमा क्लोज, ये आपका होगा इम्परेटिव। अब आते हैं एक्सप्लेनेटरी में, एलास आई हैव
lost my opportunity। फुल स्टॉप डबल कॉमा। अब इसके बाद एक और आता है, जैसे इसमें है मे यू लीव लॉन्ग। देखिए, अब इस कहने का तात्पर्य है कि जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का जो वो क्या कहते हैं कि आइडेंटिफिकेशन होता है, उसकी जो पहचान होती है, तो रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है वो सबका सेम होता है। मतलब असर्टिव का, इंट्रोगेटिव का, इम्परेटिव का, एक्सप्लेनेटिव और ऑब्जेक्टिव का, उसमें केवल रिपोर्टेड स्पीच में ही परिवर्तन रहता है। इसी के कारण जो है इसमें जब आप चेंजिंग करने लगेंगे तो अलग अलग कंजक्शंस, अलग अलग रूल्स लागू होते हैं। तो आप शॉर्ट में ही केवल समझिए, बाकी जो है अब जैसा कि ये भी 2 नंबर का ही रहेगा, उसी के अंतर्गत जो आता है, मतलब कि 14 नंबर में 2 नंबर का ही रहेगा, तो आपको थोड़ा सा आइडिया मालूम रहेगा। तो आप देखिए, जैसे इसमें जो बदलने लगेंगे, इसमें कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाएगा। मतलब इसमें रिपोर्टिंग वर्ब, मतलब आई सेड टू हिम के बाद जब इसको कामा डबल कामाज को आप हटाएंगे, जब व्हेन यू रिप्लेस कामा एंड डबल कामाज, सो इट इज़ कनेक्टेड और इट इज़ रिटेन दैट। मतलब कि कॉमा डबल कामा को हटा करके यहाँ पर कंजक्शन दैट लिखा जाएगा। बाकी जो परिवर्तन होते हैं वो दूसरे प्रकार के, मतलब इस प्रकार से होंगे। इसमें जैसे प्रोनाउन आया रहेगा तो वो बदल जाएगा, और क्या कहते हैं टेंस रहेगा वो बदल जाएगा, ऑब्जेक्ट रहेगा वो बदल जाएगा, सबका अलग अलग रूप। अब आप आएंगे इसमें, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप बदलने लगेंगे तो उसमें जो कंजक्शन होगा वो आएगा इफ और वेदर। मतलब यहाँ पर इफ़ और वेदर का 2 कंजक्शन है, उसमें से चाहे जो आप प्रयोग कर सकते हैं, चाहे इफ़ करिए चाहे वेदर करिए। कभी कभी कहीं कहीं थोड़ा सा कंडीशन है, उसको हम बताएंगे डिटेल में। और इसके बाद जब आप आते हैं तीसरे पर इम्परेटिव सेंटेंस में, तो उसमें जो है कामा डबल कामाज को हटा करके केवल और केवल मुख्य क्रिया से पहले टू का प्रयोग कर दिया जाता है। अर्थात इसको कहा जाता है कि वाक्य असर्टिव हो जाता है, इसलिए इसमें टेंस के परिवर्तन नहीं होते हैं। मतलब कि इम्परेटिव सेंटेंस में टेंस कभी नहीं बदलता है। अब आ जाइए एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस में। इसमें भी एलास, ब्रेवो, मतलब हुर्रा इत्यादि शब्द आते हैं, इसमें भी कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। और इसमें कंजक्शन दैट का प्रयोग करने के बाद कुछ एडजेक्टिव जो होते हैं या एडवर्ब होते हैं, जैसे वेरी, वेरी मच और ग्रेट। एडजेक्टिव एडवर्ब के साथ ग्रेट शब्द आ जाता है, बाकी वाक्य साधारण हो जाएगा, यहाँ पर फुल स्टॉप हो जाता है। सब में ऐसे नियम है। और इसमें भी कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। इसमें 3 प्रकार के क्या कहते हैं कि भाव आते हैं, मतलब कि क्या कहते हैं शुभकामनाएँ और आशीर्वाद और क्या कहते हैं अभिशाप। इस प्रकार से 3 फीलिंग्स इसमें होती हैं, 3 प्रकार की भावनाएं होती हैं, वो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में रिक्वायरमेंट होती हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है, जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन है, वो 5 प्रकार के वाक्यों से परिवर्तित किया जाता है। इस प्रकार से 5 वाक्यों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाता है। वो 5 वाक्य हैं असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटिव और ऑब्जेक्टिव। उसके आइडेंटिफिकेशन में मैंने बताया कि जो असर्टिव सेंटेंस रहेगा उसमें कामा डबल कामाज को हटा करके दैट का प्रयोग किया जाएगा। इंट्रोगेटिव में इफ या वेदर का प्रयोग किया जाएगा। इम्परेटिव में प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाएगा। एक्सप्लेनेटरी में कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन वाक्य जो होगा उसमें जो क्या कहते हैं कि उसका जो भाव होगा इन शब्दों के साथ, मतलब जो उसमें शब्द आएंगे, लॉस आएगा, हुर्रा आएगा, तमाम प्रकार के वाक्य आएंगे, जो जैसा भाव निकलता रहेगा उसी प्रकार का वो रिपोर्टिंग वर्ब, उसकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसी में वो चेंज हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के चैप्टर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो पूछा जाएगा उस पर हमने थोड़ा सा डिस्कस किया। अब हम आगे आते हैं, आगे देखते हैं कि जो लास्ट चैप्टर होगा उसमें कंटेंट मतलब कि स्पेसिफिकेशन के अंतर्गत वो होगा एसे, वो निबंध होगा। एक लॉन्ग, मतलब कि लॉन्ग नैरेटिव, मतलब एक प्रकार से स्टोरी होती है जो आप किसी टॉपिक के अंतर्गत, जैसे पोल्यूशन है, डोगरी है, करप्शन है, क्या कहते हैं कर्स ऑफ साइंस है, बून ऑफ साइंस है, मतलब इन प्रकार के टॉपिक जो रहेंगे उस पर आप लिखेंगे एसे। जैसा कि आप जानते हैं एसे का जो पहले हेडिंग होती है वो होती है इंट्रोडक्शन। इसके बाद उसके मेरिट होते हैं, डिमेरिट होते हैं, मतलब कि उसके लॉस होते हैं, हानि होते हैं, उसका वर्क होता है और लास्ट में उसका कंक्लूजन होता है। तो कहने का तात्पर्य है, माय डियर स्टूडेंट्स, यू शुड नो अबाउट ऑल द चैप्टर्स व्हिच हैज बीन आस्क्ड थ्रू द
syllabus of DLED second semester. These are 3 kinds of units which has been asked under these questions, which questions has been asked in the examination. So it was only in 3 units. First, objective question, second, very short answer type question, and third is also short question. So the first unit is depend 4, 6, 5, 6 and 14 नंबर. टोटल आपसे 25 अंक के जो है प्रश्न किए जाएंगे. पहला यूनिट होगा 5 नंबर का, दूसरा 6 होगा और तीसरा जो है 14. तो इस प्रकार से आपका जो ये सिलेबस है, आपका जो मतलब कि क्वेश्चन मेथड, मतलब कि क्वेश्चन का जो पूछने का जो तरीका होगा, इस प्रकार से रहेगा. अब हम आपको नेक्स्ट चैप्टर के अंतर्गत, मतलब इसमें जो है अब आपको हम थियरी के अंतर्गत अब वो थियरी पर डिस्कस करने जा रहे हैं. तो इस प्रकार से आप जो है अब देखते रहिए, हम आपको जो है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पर चर्चा करते हैं. तो समझा? हेलो. इसके बाद जो है आप जो है प्रश्न का जो मेथड होगा उसको आप समझ गए, और जो है अब इसको हम डिटेल से जो आपके सिलेबस में है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, क्लासरूम टीचिंग है, कंटेंट स्पेसिफिकेशन है, इसका मैं आपको डिटेल नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे. थैंक यू वेरी मच.